दोस्तों, स्वागत है आपका मैजिकल नर्सिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम साइकेट्री का एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे रिलेटेड हर बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका नाम है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म यह आज हमारा टॉपिक है। यह टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के व्यू से। तो दोस्तों देखेंगे आज इसके रिलेटेड कि ये क्या चीजें होती है, इसका यूज क्या है, सभी इसकी क्वालिटीज। तो दोस्तों ये टॉपिक, इस टॉपिक को, इस डिफेंस मैकेनिज्म का एक और नाम है, वो है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। इसको और क्या बोलते हैं? ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। और भी इसको बोलते हैं मेंटल मैकेनिज्म। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म और क्या बोलते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म या फिर मेंटल मैकेनिज्म। तो दोस्तों इसको देखते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होती है, कि क्या है डिफेंस मैकेनिज्म। उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये डिफेंस मैकेनिज्म थी जो दी किसने। तो इसको दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने। सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा ईगो डिफेंस मैकेनिज्म को डेवलप किया गया था। और सिगमंड फ्रॉइड ने क्या किया था? साइको एनालिटिक थ्योरी भी सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी और साइको सेक्सुअल थ्योरी थी, वो भी किसने दी थी? सिगमंड फ्रॉइड ने। तो सिगमंड फ्रॉइड एक बहुत ही अच्छे साइकोलॉजिस्ट थे जिनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा था साइकेट्री के अंदर और साइकोलॉजी के अंदर। तो दोस्तों अब देखेंगे कि इसकी मीनिंग क्या होती है, कि डिफेंस मैकेनिज्म है क्या। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म is the way of looking at how the people defend themselves with a full awareness of unpleasant behavior, thought और feeling। तो दोस्तों सिगमंड फ्रॉइड ने क्या बताया कि एक ऐसी मैकेनिज्म है जो क्या करती है, एक प्रॉब्लम से सॉल्व आउट कराने की टेक्निक है, जिसको हम अपने फुल अवेयरनेस के साथ हम उसको यूज करते हैं। और वो कब यूज करते हैं? जब कोई कंडीशन जिसके अंदर क्या हो, बिहेवियर, थॉट और फीलिंग, ऐसे बिहेवियर, ऐसा थॉट और ऐसी फीलिंग जो क्या करती हो, एंजाइटी प्रोड्यूस करती हो किसी पर्सन के अंदर। और उस एंजाइटी को रिलीव करने के लिए जो टेक्निक अपनाई जाती है, जो मैकेनिज्म यूज की जाती है, उस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म। तो ये थी डिफेंस मैकेनिज्म की डेफिनेशन और मीनिंग। और डिफेंस मैकेनिज्म अपने पर्सन्स के फुल अवेयरनेस के साथ यूज की जाती है। अब देखेंगे कि इसका यूज क्या है, कि डिफेंस मैकेनिज्म का यूज क्या है। यह होती है टू एडजस्ट मेंटल स्टेटस। ये मेंटल स्टेटस को एडजस्ट करने के लिए की जाती है यूज। और इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज है टू प्रोटेक्ट माइंड, ईगो, सेल्फ
फ्रॉम एंजाइटी। ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है किसको? माइंड को, या किसी पर्सन के ईगो को, या किसी पर्सन को, किससे? एंजाइटी से। तो ऐसी मैकेनिज्म जो क्या करती हो? प्रोटेक्ट करती हो अपने माइंड को, एंजाइटी को रिड्यूस करवाने में। तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म क्या करती है? एंजाइटी को क्या करती है? रिड्यूस करती है, कम करती है। तो ये इसका यूज है। और जो डिफेंस मैकेनिज्म है ऑपरेटेड बाय अनकॉन्शियस माइंड। डिफेंस मैकेनिज्म कैसे ऑपरेट की जाती है? अनकॉन्शियस माइंड से। बट एक्सेप्ट सेपरेशन। सेपरेशन के अलावा जितनी भी मैकेनिज्म है वो सब अनकॉन्शियस माइंड से होती है। बट सेपरेशन किससे होती है? कॉन्शियस माइंड से ऑपरेट। अब देखते हैं कि कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है। जो कॉन्शियस माइंड, पहले देखते हैं कॉन्शियस माइंड क्या होता है। कॉन्शियस माइंड ऐसा होता है जो किसी अभी की घटना को याद करने के लिए, उस अभी की घटना की मेमोरी को अपने माइंड में फिट करने के लिए, एक ऐसा माइंड जो प्रेजेंट सिचुएशन को मेमोरीज के अंदर रिवाइज करवाता हो, उस कंडीशन को हम, उस माइंड को हम क्या बोलते हैं? कॉन्शियस माइंड। और अनकॉन्शियस माइंड, ये माइंड का वो पार्ट है जो सबसे बड़ा होता है, जिसको बोलते हैं स्टोर हाउस ऑफ माइंड, जिसके अंदर प्रीवियस एक्सपीरियंस, प्रीवियस जितने भी अटैक्स हो, जितने भी प्रीवियस लाइफ के डेंजर मोमेंट हो और गोल्डन मोमेंट हो, वो सभी इस अनकॉन्शियस माइंड में रहता है। और जब इसकी जरूरत पड़ती है तब इसको माइंड से बाहर, मतलब कॉन्शियस माइंड में लाया जाता है। तो ये थे दो टर्म्स जो अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बेस पे थे। तो जो सेपरेशन है वो कैसी है? कॉन्शियस माइंड से ऑपरेट होती है। और बाकी की डिफेंस मैकेनिज्म किससे ऑपरेट होती है? अनकॉन्शियस माइंड से। तो ये थे इसके यूज और पर्पस। अब हम देखेंगे कि इसकी क्वालिटीज क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। क्या देखते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डिफेंस मैकेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला जो कैरेक्टर है वो है फॉल्स इन रियलिटी। ये जो भी डिफेंस मैकेनिज्म होती है वो रियलिटी में कैसी होती है? फॉल्स होती है, मतलब इसकी कोई मीनिंग नहीं होती। सेकंड वन, इलॉजिकल। डिफेंस मैकेनिज्म कैसी होती है? इलॉजिकल, ऐसी मैकेनिज्म जिसका कोई लॉजिक नहीं हो। जब ये यूज की जाती है उस आंसर का कोई लॉजिक नहीं होता है, पर्टिकुलर कोई रेशनल नहीं होता है, तो डिफेंस मैकेनिज्म इलॉजिकल होती है। दूसरी होती है ये अनकॉन्शियसली यूज की जाती है, यूज्ड अनकॉन्शियसली। ये किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में अपने आप यूज हो जाती है, इसका पर्टिकुलर टाइम नहीं होता, बट जैसी कंडीशन आती है उसको प्रीवियस एक्सपीरियंस के थ्रू उसको सॉल्व किया जाता है और डिफेंस मैकेनिज्म वहां पे यूज की जाती है। तो ये है इसके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स इंपोर्टेंट। पहला होता है फॉल्स इन रियलिटी में होती है, रियलिटी के अंदर इसका कोई विश्वास नहीं होता, और इलॉजिकल होती है, कोई रेशनल नहीं देता, और ये होती है अनकॉन्शियसली यूज्ड। तो ये इसके थे कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखेंगे कि डिफेंस मैकेनिज्म कौन कौन सी होती है और वन बाय वन हम उसका डिस्कस करेंगे। जो पहली डिफेंस मैकेनिज्म आती है वो है कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब क्या होता है? देखें तो इसका मतलब होता है क्षतिपूर्ति।
कंपनसेट करना, अपने नुकसान की भरपाई करना, क्या बोलते हैं उसको, क्षतिपूर्ति। तो अब ये इसमें क्या करता है, इसका मतलब क्या होता है, ये मैकेनिज्म उस टाइम यूज की जाती है जब कोई पर्सन किसी एक फील्ड के अंदर, जब कोई पर्सन किसी एक फील्ड के अंदर कमजोर होता हो और उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरे फील्ड में सक्सेस होता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म, जो कि कहलाती है कंपनसेशन। क्या करता है, पर्सन किसी ऐसी कंडीशन जिससे क्या हो, हमारे को एंजाइटी प्रोड्यूस होती हो, ऐसा हमारा कमजोर व्यू, एक हमारा कमजोर पॉइंट जो हमारे को क्या करवाता हो, एंजाइटी प्रोड्यूस करवाता हो, उस कमजोरी को, उस एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए, उस एंजाइटी को आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे फील्ड में उस एंजाइटी के खिलाफ हम क्या करते हैं, उसका सोल्व आउट करने के लिए दूसरे फील्ड में हमारा इंपैक्ट और बढ़ाते हैं, जिससे वो एंजाइटी जो दूसरा कमजोर व्यू था, कमजोर पॉइंट था, उस पॉइंट से हम सक्सेस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जो हमारी कमजोरी थी, उस कमजोरी को छोड़ के कहीं दूसरे पॉइंट पे हमें स्ट्रांग बनाना, किससे, एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपनी वीकनेस को छोड़ देना और स्ट्रांग पॉइंट को अचीव कर लेना। क्या करना लगता है, कंपनसेशन। फॉर एग्जांपल, जिसका एग्जाम्पल है कि जो सचिन तेंदुलकर थे, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग इन क्रिकेट बट वीक इन स्टडी। इसलिए सचिन तेंदुलकर क्या किया, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट से क्या बना लिया, आइडेंटिटी, बट जो वीकनेस था उसको लोगों ने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट, वीकनेस को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, जिससे एंजाइटी क्या हुई, कम हो गई। उसने अपने स्ट्रांग पॉइंट को इतना एबल बनाया कि उससे उनकी आइडेंटिटी बन गई और वो फेमस हो गए। तो ये है कंपनसेट। उन्होंने कंपनसेट किया, अपने वीक पॉइंट को छोड़ दिया, बट स्ट्रांग पॉइंट पे इतनी मेहनत की जिससे वो क्या कर गए, उससे आइडेंटिटी बना दी और क्या हो गया, अपनी एंजाइटी को रिड्यूस कर दिया और लोगों की नजर कैसे कर दी, कंपनसेट कर दी स्ट्रांग पॉइंट पे। तो ये है डिफेंस मैकेनिज्म, उसको बोलते हैं कंपनसेशन। इसका एक और एग्जांपल थे कालिदास। इसका दूसरा एग्जाम्पल है कालिदास, जो कि इलिटरेट थे बट ही इज अ गुड पोइटर। उसने अपनी इलिटरेसी को, जो क्या था उनका वीकेस्ट पॉइंट था, और उसको स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। ये क्या है, ये है कंपनसेशन। जो कालिदास थे वो क्या थे, इलिटरेट थे बट ही इज अ गुड पोइटर। उन्होंने अपने वीकेस्ट पॉइंट को छोड़ के अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पे वर्क किया और उन्होंने कंपनसेट किया और वो क्या बन गए, एक अच्छे कवि बन गए। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म है। तो इससे एग्जांपल आएंगे एग्जाम्स में और पूछेंगे डायरेक्ट कि कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है, या फिर पूछेंगे कि कोई पर्सन जो अपने वीक पॉइंट को छोड़ के दूसरे पॉइंट पे चला जाता है, वो वहां पर स्ट्रांग अपनी आइडेंटिटी बनाता है, उस डिफेंस मैकेनिज्म को क्या बोलेंगे। तो वो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, कंपनसेशन। ठीक है।
तो ये थी कंपनसेशन। हम नेक्स्ट दूसरी डिफेंस मैकेनिज्म है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है टू रेड्यूस। इसमें क्या रेड्यूस करते हैं? टू रेड्यूस गोल विच इज अनअचीवेबल क्या करते हैं? अपने गोल को रेड्यूस करते हैं, जो क्या था? अनअचीवेबल गोल को कन्वर्ट करते हैं अचीवेबल गोल में। अपने अनअचीवेबल गोल को किसमें कन्वर्ट करना? अचीवेबल गोल में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन किसको? ये क्या करता है? एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए, एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है? अपने अनअचीवेबल गोल को अचीवेबल गोल में कन्वर्ट किया जाता है और गोल को क्या किया जाता है? रेड्यूस कर देता है। रेड्यूस किसको करना है? ऐसे गोल जो अनअचीवेबल हो उसको अचीवेबल गोल में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का ही मतलब ही होता है रेड्यूस करना, और उसने क्या कर दिया? अपने गोल का लेवल रेड्यूस कर दिया। फॉर एग्जाम्पल से देखते हैं हम कि कोई पर्सन था जो एमबीबीएस कर रहा था। क्या कर रहा था? एमबीबीएस। बट उसकी एमबीबीएस कंप्लीट नहीं हुई। उसने क्या किया? वापस बीएससी नर्सिंग कर ली। या फिर कोई पर्सन था जिससे बीएससी नर्सिंग कंप्लीट नहीं हो रही थी, तो उसने क्या कर दिया? जीएनएम करना स्टार्ट कर दिया और इसमें सक्सेस हो गया। तो उसने क्या किया? ये क्या कर रहा है? अपने जो गोल है, अपने गोल का सेटअप है, उसको चेंज कर रहा है, उसको रेड्यूस कर रहा है अकॉर्डिंग टू स्टडी मटेरियल। तो उसने रेड्यूस करके क्या कर दिया? उसको अचीव कर लिया। ये था अनअचीवेबल गोल। उस अनअचीवेबल गोल को क्या कर दिया? रेड्यूस करके अचीवेबल गोल में कन्वर्ट कर दिया, और जिससे क्या हो? नो एंजाइटी। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन। ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म जिसके अंदर क्या किया जाता हो? अनअचीवेबल गोल को अचीवेबल गोल में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूशन। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म जिसका एग्जांपल क्या था? एमबीबीएस नहीं होने की वजह से हमें क्या करना? बीएससी नर्सिंग करना या फिर जीएनएम करना, क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हम डिफेंस मैकेनिज्म देखेंगे, वो है सब्लिमिशन। नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? सब्लिमिशन। अपनी लिमिट को कम करना, जो ओवर लिमिट हो रही थी उसको कम करना क्या कहलाता है? सब्लिमिशन। इसमें कैसे लिमिट को कम करते हैं? इसमें लिमिट ऐसे कम करते हैं कि जो अपनी एनर्जी थी, एनर्जी को ट्रांसफर करना, एनर्जी को क्या करना? ट्रांसफरिंग एनर्जी टू सोशल अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, टू सोशल एक्सेप्टेबल बिहेवियर।
देखो सब्लिमेशन का मतलब होता है अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करना। जो क्या करवा रही है, सोशल अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर ऐसा बिहेवियर जो सोसाइटी के लिए नुकसानदायक हो या जिसमें खुद के लिए फायदेमंद हो सकता है बट सोसाइटी के व्यू से वो बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है। उस बिहेवियर को चेंज करना किसमें, सोशल एक्सेप्टेबल में, जो किसी की गाइडेंस से भी हो सकता है। तो उस गाइडेंस से क्या होता है, सेल्फ मोटिवेशन से भी हो सकता है। तो उस अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को क्या करना, एक्सेप्टेबल बिहेवियर में कन्वर्ट करवाना क्या कहलाता है, सब लिमिशन। अपनी एनर्जी का लिमिट लेना, जो कि गलत डायरेक्शन में जा रही थी उसको लिमिट में लेके आना क्या कहलाता है, सब लिमिशन। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हुसैन बोल्ट का एग्जाम्पल है। बोल्ट वॉज थीप but is converted into runner। हुसैन बोल्ट चोर थे जो कि इतने तेज भागते थे, किसी के हाथ नहीं लगते थे। तो उन्होंने क्या कर दिया, इस एनर्जी को किसी मोटिवेटेड डायरेक्शन की वजह से अपनी एनर्जी को क्या लगा दिया, ओलंपिक के अंदर लगा दिया, वो गोल्ड मेडलिस्ट बन गए। तो ये था इसका एग्जाम्पल कि ये क्या थी, ये सोशल अनएक्सेप्टेबल था बिहेवियर। ऐसा बिहेवियर जो क्या था, सोशल अनएक्सेप्टेबल था। इसको सोशल अनएक्सेप्टेबल को क्या कर दिया, सोशल एक्सेप्टेबल में कर दिया, जो कि देश के काम आया। क्या हुआ, उन्होंने अपने देश का नाम रोशन कर दिया इस रनिंग की वजह से। तो हुसैन बोल्ट क्या थे, एक्चुअली चोर थे बट वो एक बहुत ही ज्यादा फास्ट रनर बन गए और उन्होंने गोल्ड मेडल जीत दिया। और वो सोसाइटी को प्रूव कर दिया कि सोशल एक्सेप्टेबल बिहेवियर से पर्सन क्या कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, अपने आप में एक आइडेंटिटी बना सकता है। तो ये था हुसैन बोल्ट का। या फिर लवर का कन्वर्ट हो जाना बेस्ट सेड सिंगर में, सैड सिंगर में, या मेलोडी सिंगर। लव फेलियर का क्या करना, बस मेलोडी सिंगर बनना। या फिर कोई एंग्री यंग मैन, एंग्री यंग मैन का कन्वर्ट होना किसमें, बॉक्सर में, टू गुड बॉक्सर। या फिर सोल्जर, जो एंग्री यंग मैन जो हर किसी से फाइट करता था, वो फाइटिंग में चला जाए जहां पर सोशल एक्सेप्टेबल बिहेवियर होता है। जहां पर रेसलिंग होती है तो वो क्या होता है, सोशल एक्सेप्टेबल बिहेवियर से वो अपनी रिकग्नाइजेशन बना लेता है और वहां उस डिफेंस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, सबलिमिशन। तो ये थी हमारी सबलिमिशन, जो क्या करती थी, सोशल अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, जो कैसी एनर्जी के बाद, जो सोसाइटी उस एनर्जी को, उस बिहेवियर को क्या कर रही थी, एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, उसको कन्वर्ट कर देना सोशल एक्सेप्टेबल में क्या कहलाता है, सबलिमिशन। नेक्स्ट है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी सिचुएशन की रैशनल देना। प्रोवाइडिंग रैशनल, प्रोवाइडिंग रैशनल टू unacceptable feeling or anxiety producing situation।
क्या करता है, पर्सन्स ऐसी फीलिंग जो कि अनएक्सेप्टेबल हो, जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, जैसी एंजाइटी, ऐसी सिचुएशन जो एंजाइटी प्रोड्यूस करती हो, उस एंजाइटी प्रोड्यूस करने की सिचुएशन को एक ऐसा लॉजिकल रेशनल देना जो क्या हो, लॉजिकल हो, और उसको सोसाइटी क्या कर सके, सोशल एक्सेप्टेबल हो, सोशल एक्सेप्टेबल क्या करना, रेशनल देना क्या कहलाता है, रेशनलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल क्या, एम्स में फेल होने पर क्या करना, कोचिंग के ऊपर ब्लेम करना, क्या कहलाता है, एम्स में फेल होने पर कोचिंग के ऊपर ब्लेम करना, इंस्टीड ऑफ लैक ऑफ प्रिपरेशन। अपनी प्रिपरेशन को नजरअंदाज करते हुए क्या करना, अपनी कोचिंग के ऊपर, कोचिंग वालों को या कॉलेज वालों के ऊपर उसको थोप देना, तो क्या कहलाता है, रैशनलाइजेशन। इसने क्या कर दिया, अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए क्या कर दिया, इसको रैशनल दे दिया कोचिंग वालों पे या फिर कॉलेज वालों पे। अगर कॉलेज में किसी टेस्ट में फेल होने की वजह से टीचर के ऊपर आरोप लगाना, अपनी प्रिपरेशन के ऊपर नहीं, तो वो क्या कहलाएगा, रैशनलाइजेशन। एक रैशनल दिया उसने जो सुटेबल था, सोशल एक्सेप्टेबल था। बट एक और आता है इससे रिलेटेड, सेम प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन होता है ट्रांसफरिंग इम्पल्स ऑन समवन एल्स, अपने खुद के ट्रांसफर्स क्या कर देता है, इम्पल्स को ट्रांसफर कर देता है किसी और पे, तो वो क्या कहलाता है, प्रोजेक्शन। बट इसमें क्या होता है, इसमें भी आता है ब्लेम वर्ड। अगर कहीं पे ब्लेम वर्ड आए तो वो किससे रिलेटेड है, टू ब्लेम समवन, तो वो है प्रोजेक्शन के ऊपर। बट इसमें भी ब्लेम आ गया तो इसका मतलब ये होता है कि अगर एम्स में फेल होने पर कोचिंग को दोष देना, दिस इज ए प्रोजेक्शन। बट इसके अंदर ये अगर इंस्टेड ऑफ लैक ऑफ प्रिपरेशन आ गया तो वो क्या कहलाता है, रैशनलाइजेशन। क्योंकि इसमें ये क्या है, अपनी खुद की मिस्टेक है, तो उसने क्या कर दिया, फेल होने पर क्या कर दिया, कोचिंग के ऊपर ब्लेम कर दिया। तो उसने क्या किया, ये रैशनलाइजेशन दिया, अपने खुद के ऊपर नहीं। अगर उसने अपने खुद के ऊपर देता, अगर ये वर्ड नहीं होता, कोचिंग के ऊपर सीधा ब्लेम करता था, तो वो किसमें आता, प्रोजेक्शन में। उसने क्या कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया। बट इसमें क्या किया, उसने अपनी प्रिपरेशन के बारे में नहीं बताया। अगर इतना कर दिया था तो इसमें क्या होता, अपने खुद के बारे में भी प्रोजेक्ट होता। तो ये जो बिहेवियर है ये सोशल एक्सेप्टेबल होता है, बट इसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। प्रोजेक्शन का जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है, इलॉजिकल। और ये होता है लॉजिकल बिहेवियर। तो प्रोजेक्शन क्या है, प्रोजेक्शन एक प्रोवाइड कराता है लॉजिकल इलॉजिकल बिहेवियर। बट जो रैशनलाइजेशन होता है वो प्रॉपर रैशनल देता है और वो लॉजिकल बिहेवियर देता है। तो क्या था रैशनलाइजेशन में, प्रोवाइडिंग, किसी भी कंडीशन के थ्रू उसका रैशनल प्रोवाइड करवाना जो कि सोसाइटी एक्सेप्ट कर दे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रैशनलाइजेशन। बट प्रोजेक्शन में क्या होगा, अपनी खुद की मिस्टेक की वजह से दूसरों को बताना कि ये कारण इसकी वजह से हुआ है, तो वो क्या होता है, प्रोजेक्शन।
तो ये डिफरेंस था। प्रोजेक्शन में क्या होता था, सोसाइटी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती थी, बट इस रैशनलाइजेशन में क्या करती थी, सोसाइटी उस रैशनल को एक्सेप्ट करती थी। तो ये थे रैशनलाइजेशन और प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन से रिलेटेड एक और टॉपिक है जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या है वर्ड डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब यह होता है ट्रांसफरिंग इम्पल्स। उसमें भी ट्रांसफर इम्पल्स हो रहे थे, बट यहां पर क्या हो, ट्रांसफरेंस इम्पल्स onto less threatening target. This is very important, less threatening target. प्रोजेक्शन भी क्या कर रहा था, इम्पल्स को ट्रांसफर कर रहा था दूसरों के ऊपर, बट डिस्प्लेसमेंट में क्या कर रहा है, लेस थ्रेटनिंग टारगेट पे। प्रोजेक्शन सेम लेवल के ऊपर होता है, बट डिस्प्लेसमेंट होता है वो लोअर लेवल के ऊपर होता है, जो क्या करता है, onto लेस थ्रेटनिंग। फॉर एग्जाम्पल इसका देख ले, कैसे ट्रांसफर करता है इम्पल्स, एंजाइटी को रिड्यूस करने, टू रेड्यूस एंजाइटी, एंजाइटी को रेड्यूस करने के लिए कैसे ट्रांसफर करता है। जैसे किसी एम्प्लॉय को बॉस के द्वारा क्या किया जाता है, वर्क कंप्लीट नहीं करने पर डांट पड़ती है। उस डांट को वो क्या करता है, घर पे आने के बाद अपने वाइफ या फिर अपने चिल्ड्रन के ऊपर उस डांट को निकालना क्या कहलाता है, एम्प्लॉय का अपने बॉस के द्वारा जो डांट पड़ी थी उस डांट को क्या करना, अपने वाइफ या बच्चों के ऊपर निकालना क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। या किसी स्टाफ नर्स को किसी काम के बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं होना, उस कंप्लीट जानकारी नहीं होने की वजह से कोई मिस्टेक की जाती है, उस मिस्टेक को किसके ऊपर थोप देना, स्टूडेंट नर्स के ऊपर। स्टूडेंट नर्स के ऊपर क्या कर देना, ट्रांसफर कर देना उस मिस्टेक को। तो ये क्या है, स्टूडेंट नर्स क्या है, लेस थ्रेटनिंग है, चिल्ड्रन और वाइफ क्या है, लेस थ्रेटनिंग है। तो ये एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट का, जिस कंडीशन में क्या हो, कोई थोप तो दे रहा है बट वो कहां पर, लेस थ्रेटनिंग टारगेट पर, तो वो कहां से आएगा, डिस्प्लेसमेंट से। तो ये एग्जांपल्स है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, डिस्प्लेस का मतलब होता है ट्रांसफरिंग impulse on the less threatening target to reduce anxiety. नेक्स्ट आता है विथड्रॉवल। नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म को ये है विथड्रॉवल। विथड्रॉवल में क्या होता है, विथड्रॉवल में ये होता है टू रेड्यूस एंजाइटी एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए क्या कर देना, उस सिचुएशन से विथड्रॉ करना, विथड्रॉ फ्रॉम सिचुएशन which is producing anxiety. क्या करता है, एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए क्या कर देना, अपने आप को सिचुएशन से, ऐसी सिचुएशन जो टेंशन प्रोवाइड करती हो, जो एंजाइटी देती हो, उस सिचुएशन से अपने आप को निकाल देना क्या कहलाता है, विथड्रॉवल। इसका एग्जांपल इसको समझने के लिए एक एग्जांपल यूज करते हैं। एग्जांपल क्या लेंगे हम, कि किसी स्टूडेंट का टेस्ट में फेल होने के लिए, टेस्ट में क्या करने के लिए,
फियर ऑफ फेलियर, फेलियर इन टेस्ट या फिर एग्जाम। इस एग्जाम और टेस्ट के फियर से क्या करता है पर्सन, उस टेस्ट को ही नहीं देता। डू नॉट अटेंड द टेस्ट। किसी स्टूडेंट के एग्जाम में फेलियर के डर से उस टेस्ट को, उस एग्जाम को नहीं देना क्या कहलाता है, विड्रॉवल। या फिर किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछने पर, क्या करने पर, क्वेश्चन पूछने पर रो देना, क्या कहलाता है, विड्रॉवल। रोने एंजाइटी को शांत करने के लिए, एंजाइटी को डिक्रीज करने के लिए वो क्या करता है, रो देता है, रो लेता है, तो उसको क्या कर लेते हैं, एंजाइटी से हटा देते हैं, क्वेश्चन उससे नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है, विड्रॉवल। विड्रॉवल का मतलब वो होता है कि अपनी ऐसी सिचुएशन, जो सिचुएशन क्या करती हो, एंजाइटी प्रोड्यूस करती हो, उस सिचुएशन से अपने आप को निकाल देना, क्या कहलाता है, विड्रॉवल। नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म आ रही है आपके पास, सप्रेशन। एक होती है रिप्रेशन, दूसरा होता है सप्रेशन। अब देखो, जो रिप्रेशन है वो है अनकॉन्शियस माइंड से ऑपरेट होती है, अनकॉन्शियस माइंड से ऑपरेट होती है, इसलिए बोलते हैं अनकॉन्शियस सेलेक्टिव फॉरगेटिंग। अनकॉन्शियस सेलेक्टिव फॉरगेटिंग। बट ये पहले ही बता चुके, ओनली वन डिफेंस मैकेनिज्म है जो किससे होती है, कॉन्शियस माइंड से ऑपरेट, इसलिए बोलते हैं कॉन्शियस सेलेक्टिव फॉरगेटिंग। चलो, इसका मतलब ये होता है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये लाइक होती है सर्कमस्क्राइब्ड अमनेसिया। इसकी डेफिनेशन लाइक सर्कमस्क्राइब्ड अमनेसिया। इसका मतलब यह होता है कि जो रिप्रेशन होती है वो अपने अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू, अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू क्या करती है, उस इम्पल्स को ट्रांसफर कर देती है, इम्पल्स को क्या कर देती है, इम्पल्स ट्रांसफर इनटू अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड से वो क्या कर देती है, जो इंपल्स होते हैं उसको क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है अनकॉन्शियस माइंड में। ऐसे इंपल्स जो एंजाइटी प्रोड्यूस करते हो, उस इंपल्स को क्या कर देना, ट्रांसफर कर देना अनकॉन्शियस माइंड में। बट यहां पे भी अनकॉन्शियस माइंड में ही ट्रांसफर किया जाता है, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ट्रांसफर इंपल्स को कहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, वहां यहां पे भी अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। कहां से, फ्रॉम कॉन्शियस माइंड। बट यहां पर कॉन्शियस थॉट होती है, कॉन्शियस इंपल्सेस होते हैं, बट यहां पर कॉन्शियस इंपल्सेस होते हैं,
उस कॉन्शियस इंपल्सेस को, सॉरी जहां पर अनकॉन्शियस इंपल्स होते हैं, अनकॉन्शियस इंपल्स को क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है अनकॉन्शियस माइंड में। बट यहां पर कॉन्शियस इंपल्स होते हैं, उस कॉन्शियस इंपल्स को क्या कर दिया जाता है, यहां पर इंपल्स का ही फर्क है ओनली। जहां पर अनकॉन्शियस इंपल्स थे जो अनकॉन्शियस माइंड में जा रहे थे, यहां पर कॉन्शियस इंपल्स है, वो कॉन्शियस इंपल्स कहां से जा रहे हैं, अनकॉन्शियस माइंड में। तो इसलिए इसको क्या बोलते थे, यहां पर कॉन्शियस इंपल्स है इसलिए इसको कॉन्शियस सेलेक्टिव फॉरवर्डिंग बोल रहे हैं, और यहां पर कैसे है, इंपल्स अनकॉन्शियस है। और इस कंडीशन में क्या होता है, जो सप्रेशन होता है वहां पर one may not be aware about impulse, इस कंडीशन में किसी एक को पता नहीं होता, बट इस कंडीशन में क्या होता है, both are aware about impulse। अब चलो देखते हैं क्या होता है इसका एग्जाम्पल, देखते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। इसका एग्जाम्पल होता है, jealousy on friend when he is getting government job, he is selected as a government officer या nursing officer, nursing officer। फीलिंग जेलसी क्या होता है, फीलिंग जेलसी व्हेन फ्रेंड गॉट गवर्नमेंट जॉब या फिर सेलेक्टेड एज ए नर्सिंग ऑफिसर, जब उसका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चयन हो जाता है, उस दौरान अगर जेलसी फील करना एक फ्रेंड के द्वारा क्या कहलाता है, डिप्रेशन। बट फाइट ड्यूरिंग एग्जाम्स, फाइट बिफोर एग्जाम, बिफोर एग्जाम विथ फ्रेंड, ये क्या है, ये है सप्रेशन एग्जाम्पल। इसमें क्या होता है, वन माइट नॉट बी अवेयर, जो फ्रेंड सेलेक्ट हुआ है वो क्या होता है, अवेयर नहीं होता कि उसका फ्रेंड जेलसी फील कर रहा हो। तो इसमें क्या होता है, सब डिप्रेशन में वन माइट नॉट बी अवेयर, बट सप्रेशन में क्या है होता है, बोथ आर अवेयर, फाइट बिफोर एग्जाम्स विथ फ्रेंड। अगर फ्रेंड के साथ बिफोर एग्जाम कोई फाइट हुई हो तो दोनों को पता रहता है, इसलिए ये क्या है, कॉन्शियस है, दोनों को बोथ आर अवेयर अबाउट इम्पल्स, तो वो क्या होता है, सप्रेशन। और कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में पहले बता चुके हैं। और अब देखते हैं कि जो सर्कमस्क्राइब्ड अमनेशिया क्या होता है। अमनेशिया क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी। बट सर्कमस्क्राइब में क्या होता है, पर्टिकुलर पार्ट का मिस हो जाना, पर्टिकुलर पार्ट का लॉस हो जाना मेमोरी से, वो क्या कहलाता है, सर्कमस्क्राइब। जैसे आज के दिन के 2 hours 1 to 2 o'clock क्या किया वो भूल जाना, क्या कहलाता है, सर्कमस्क्राइब अमनेशिया। एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, उस पॉइंट पे उस मेमोरी को डिलीट हो जाना क्या कहलाता है, सर्कमस्क्राइब अमनेशिया। तो इसमें क्या होता है, जब पर्सन उसको में जेलसी होता है, सिलेक्शन के टाइम क्या होता है, जेलसी फील करता है, बट जब वो पार्टी देता है तो उस जेलसी को शो नहीं करता, वो उस पार्टी को के टाइम उस जेलसी को भुला देता है, अपने कॉन्शियस माइंड को क्या कन्वर्ट कर देता है, जो अनकॉन्शियस इंपल्स थे वो अनकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर कर देता है और उसको भूल जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सर्कमस्क्राइब्ड अमनेशिया। तो ये थे रिप्रेशन और सप्रेशन।
सप्रेशन ही ओनली एक ऐसी मैकेनिज्म होती है जो किससे कंट्रोल की जाती है, कॉन्शियस माइंड के द्वारा, जिसमें कॉन्शियस इंपल्स होते हैं, बट रिप्रेशन के अंदर क्या होते हैं, अनकॉन्शियस इंपल्स होते हैं, तो वो अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू ऑपरेट होता है। नेक्स्ट आती है डिफेंस मैकेनिज्म, वो है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कॉपी करना, टू कॉपिंग someone's behavior who's already famous in particular field। क्या करता है, अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए किसी का बिहेवियर कम करना और उसको शो करना, क्या करना कि मैं उसके जैसा हूं, तो वो क्या कहलाता है, आइडेंटिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, किसी की हेयर स्टाइल का कॉपी करना, कॉपिंग द हेयर स्टाइल ऑफ सलमान खान, लाइक तेरे नाम एंड गजनी। तो ऐसी चीज जो कि जिसकी वजह से ऑलरेडी कोई फेमस है, वैसी कॉपी करना क्या कहलाता है, आइडेंटिफिकेशन। टू कॉपिंग समवन फॉर रिड्यूसिंग एंजाइटी, तो उस एंजाइटी को कम करने के लिए क्या करना, किसी को कॉपी करना, क्या कहलाता है, आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट होता है रिग्रेशन। एक और डिफेंस मैकेनिज्म है जिसका क्या है मीनिंग, रिग्रेशन। रिग्रेशन। एक और आती है फिक्सेशन। अब देख लो कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, रिग्रेशन और फिक्सेशन के अंदर। जो रिग्रेशन होती है वो होती है ड्यू टू स्ट्रेस या एंजाइटी प्रोड्यूसिंग सिचुएशन। एंजाइटी प्रोड्यूसिंग सिचुएशन, और ये होती है विदाउट एंजाइटी, विदाउट स्ट्रेस। एंजाइटी तो होती है बट इसके अंदर स्ट्रेस नहीं होता, बट ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होती है। स्ट्रेस प्रोवाइडिंग सिचुएशन। रिग्रेशन होती है वो स्ट्रेस प्रोवाइडिंग। इसमें क्या होता है, एक साइकोलॉजिस्ट था तो उसने बताया था कि किसी स्ट्रेस की वजह से किसी पर्सन के द्वारा इमेच्योर इंपल्स को सॉल्व करने के लिए क्या करना, इमेच्योर बिहेवियर का सहारा लेना। मैच्योर इंपल्स को सॉल्व करने के लिए इमेच्योर बिहेवियर का सहारा लेना क्या कहलाता है, रिग्रेशन। एक इंपल्स जो हमें बोलता है, टीचर बोलता है कि कल इतना होमवर्क करके आना, तो वो होमवर्क कंप्लीट होने ना होने पर टीचर उसको पनिश करता है, बट उससे पहले वो क्या कर देता है, इस स्ट्रेस की वजह से टीचर्स के पास जाने से पहले क्या करना, उसके पैरों में वाइब्रेशन हो जाना, बिकॉज ऑफ फियर, वाइब्रेशन इन लेग। फियर की वजह से उसके पैरों में वाइब्रेशन होना मीन्स डर जाना, तो क्या कहलाता है, रिग्रेशन, क्योंकि ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी। बट इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में होता है ये जो फिक्सेशन है वो बिना किसी सिचुएशन के होता है,
तो इस कंडीशन में, फिक्सेशन में ये होता है कि किसी पर्सन के अंदर, अगर फिक्सेशन के अंदर किसी पर्सन के अंदर जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट होता है वो कंप्लीट नहीं हो जाता है, और उसके अंदर क्या होते हैं, जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है वो इनकम्प्लीट होने की वजह से उसके अंदर वो वहां पे उसका जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है, वो आगे की स्किल, आगे का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, अपने बिहेवियर को वहां पे स्टॉप कर देता है। थंब सकिंग एट द adult age या adolescent, थंब सकिंग करना कब पे, अडल्ट एज पे या ड्यूरिंग एडोलेसेंट, तो वो क्या कहलाता है, फिक्सेशन। बट यहां पर क्या है, कोई स्ट्रेस नहीं है, बट वो कंटिन्यूस थंब सकिंग कर रहा है, तो है वो फिक्सेशन। अगर थंब सकिंग कर रहा है ड्यू टू एनी स्ट्रेस, यहां पर कंटिन्यूस रहता है, वो हमेशा थंब सकिंग करता रहता है, बट यहां पर थंब सकिंग ड्यूरिंग एनी इम्पल्स विच प्रोवाइडिंग फियर, तो और इसमें क्या कर सकता है, इसको बोलते हैं फ्लैट बैक टू चाइल्डहुड। यहां पर पर्सन क्या करता है, फ्लाइट बैक टू चाइल्डहुड, या फिर इसको बोलते हैं चाइल्ड लाइक एक्टिविटी। यहां पर अगर उसको क्वेश्चन पूछने पर अगर वो थंब सकिंग करता है तो वो क्या है, फ्लाइट बैक टू चाइल्डहुड, वो अपने टोडलर लाइफ, थंब सकिंग कब होती है, टोडलर के अंदर, टोडलर एज के अंदर क्या होता है, थंब सकिंग होती है। तो इस थंब सकिंग को इमेच्योर बिहेवियर में लेके आ जाता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर वो क्या करता है, अपनी जो एज होती है उस एज के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता, उस एज के अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट नहीं होता, तो वो क्या कहलाता है, रिग्रेशन। बट उसका डेवलपमेंट ही रुक जाए तो वो कहां पर होता है, फिक्सेशन के अंदर। और फिक्सेशन के अंदर जो थंब सकिंग है वो ऑल टाइम करता रहता है, बट यहां पर कब करता है, जब उसको स्ट्रेसफुल सिचुएशन आए तो उस टाइम ये डिफेंस मैकेनिज्म यूज की जाती है, रिग्रेशन और फिक्सेशन। तो यहां पर दोनों में डिफरेंस क्या है, जो रिग्रेशन है वो कब की जाती है, जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई, और जो सप्रेशन, जो आपके फिक्सेशन है वो फिक्सेशन होती है ऑल टाइम। जब भी फ्री हुआ तो उस टाइम क्या करेगा, थंब सकिंग करेगा। तो ये थे रिग्रेशन और फिक्सेशन। नेक्स्ट आती है फैंटेसी। फैंटेसी का मतलब होता है डे ड्रीमिंग। पर्सन का क्या करना, सपना देखना, डे ड्रीमिंग, दिन के अंदर सपने देखना। इसके अंदर पर्सन सपने क्या देते हैं कि he is become as सचिन तेंदुलकर, फिजिकल डिसेबल पर्सन थिंक्स। पर्सन क्या करता है, फिजिकल डिसेबल पर्सन थिंक करता है कि ही इज लाइक सचिन तेंदुलकर। तो ये क्या है, दिन के अंदर सपने देखता है कि वो सचिन तेंदुलकर के जैसा है, या सचिन तेंदुलकर बन गया है, या कोई भी फेमस एक्टर बन गया है।
तो ये क्या है, फैंटेसी, या कोई फेमस एक्ट्रेस उसकी गर्लफ्रेंड है तो ये क्या है, उसकी फैंटेसी है, दिन में सपने देख रहा है, इसको बोलते हैं डे ड्रीमिंग, जो एक्चुअल में वैसे नहीं है, तो इसको क्या बोलना है, फैंटेसी। नेक्स्ट आता है लास्ट वन, अनडूइंग। अनडूइंग का मतलब होता है कि ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जो प्रीवियस जो मिस्टेक थी उस प्रीवियस मिस्टेक को छुपाने के लिए कुछ न्यू करना, प्रीवियस मिस्टेक्स को छुपाने के लिए ऐसा करना कि जैसे वो प्रीवियस मिस्टेक्स ही ना लगे, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, अनडूइंग। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है इसका, किसी पर्सन को थप्पड़ मारने के बाद सॉरी बोलना, थप्पड़ मारने के बाद क्या करना, सॉरी बोल देना, क्योंकि उसने मिस्टेक तो कर ली बट उसके बाद क्या बोलता है, सॉरी बोल दिया, जैसे उसको लगे कि मैंने कुछ नहीं किया। तो ये क्या है, अनडूइंग। कोई भी मिस्टेक्स करने के बाद उस मिस्टेक्स को ऐसे शो करना कि वो मिस्टेक्स नहीं थी, तो उसको क्या बोलते हैं, अनडूइंग। एक और आती है डिफेंस मैकेनिज्म, जो है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर होता है रिएक्शन का फॉर्मेशन करना। कैसे, प्रोवाइडिंग एग्जैक्ट अपोजिट रिएक्शन, जो एक्चुअल रिएक्शन है उसकी जगह पे क्या करना, प्रोवाइडिंग एग्जैक्ट अपोजिट रिएक्शन ड्यूरिंग एनी सिचुएशन which is real। ऐसी कोई सिचुएशन जो क्या हो, रियल हो, उस सिचुएशन के दौरान एग्जैक्ट अपोजिट रिएक्शन देना क्या कहलाता है, रिएक्शन फॉर्मेशन। इसने क्या कर दिया, जो रिएक्शन थी उसका फॉर्मेशन कर दिया, जो एग्जैक्ट रिएक्शन थी वो नहीं दे रहा है बट उसकी फॉर्मेशन करके दूसरी रिएक्शन दे रहा है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रिएक्शन फॉर्मेशन। इसको समझने के हम क्या करते हैं, एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है ए वुमन who don't like her mother-in-law, but after coming release she respect ये है कि कोई वुमेन जो अपनी मदर इन लॉ को रिस्पेक्ट नहीं करती, उसको लाइक नहीं करती, वो अगर वुमेन किसी के आने के बाद क्या करती है, उसको रिस्पेक्ट देती है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन फॉर्मेशन। ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, रिएक्शन फॉर्मेशन। जब ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जो चीज है, जो एक्चुअल है, एक्चुअल क्या कहती है, डू नॉट लाइक, वो क्या करती है, तो अपनी मदर इन लॉ को लाइक नहीं करती, तो उस मदर इन लॉ को लाइक नहीं करने के कारण जब रिलेटिव आते हैं तब क्या करती है, उसको रिस्पेक्ट करती है। तो ये क्या कहलाता है, रिएक्शन फॉर्मेशन। ये क्या है, रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्ट
अपोजिट रिएक्शन देना, जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग नहीं देना, जो रियलिटी है उसके अकॉर्डिंग नहीं देना, उसके एग्जैक्ट अपोजिट देना रिएक्शन, तो उसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन फॉर्मेशन। तो ये थी डिफेंस मैकेनिज्म से रिलेटेड टॉपिक, जिसके बारे में हमने बहुत डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हर बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं और उसके एग्जाम्पल आते हैं, जिससे पूछा जाता है कि ये कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है। थैंक यू गाइस।